Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पोलार एंड एक्सियल वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, उसी सीरीज़ में आज के इस लेक्चर में हम पोजीशन वेक्टर, जिसको हम स्थिति सदिश कहते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम डील करेंगे पोजीशन वेक्टर से कि स्थिति सदिश क्या होता है। तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट रहती है, मीन्स परिमाण के साथ साथ दिशा का भी बोध होता है। ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब आज यहाँ पर इस वेक्टर के आगे हमने एक और वर्ड ऐड कर दिया है, दैट इज व्हाट पोजीशन। सो पोजीशन वेक्टर यहाँ पर क्या मैनर करने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे डेफिनेशन कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सो द वेक्टर बाय विच द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड। देखो ऐसा वेक्टर, द वेक्टर, जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है कि ये पोजीशन को शो कर रहा है। द वेक्टर बाय विच the position of any point is represented। ऐसा वेक्टर जिसके द्वारा किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ना। द वेक्टर बाय विच द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो ऐसा सदिश जिसके द्वारा किसी बिंदु की स्थिति का बोध होता हो, किसी बिंदु की स्थिति का बोध होता हो, उस प्रकार के सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। सो द वेक्टर बाय विच द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर के ऊपर एक वेक्टर का साइन, एरो का साइन। सो पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। डिफरेंट बुक्स में इसके जो रिप्रेजेंटेशन मैनर है वो डिफरेंट है। आप इसको एक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। सो पोजीशन वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर आर। ओके, अब यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसको एक 3 डायमेंशनल फिगर की हेल्प से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डायमेंशनल। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। इसको हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम कहते हैं मूल बिंदु। और यहाँ पर हमारे 3 एक्सिस हैं, तो एक्स वाई जेड के जो हमारे मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, या हम कह सकते हैं द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन पॉइंट इज 0 0 एंड 0, है ना। अब यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दिशा को जो रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लिखेंगे आई कैप से। देखो आई के ऊपर ये कैप जैसा बना है, इसको हम कहते हैं आई कैप। तो एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा आई कैप है। वाई एक्सिस में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा जे कैप हो गया, और जेड एक्सिस में जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा के कैप हो गया। तो यहाँ पर आई कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल एक्सिस, दैट इज एक्स वाई जेड। यहाँ पर एक्स वाई और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको आई कैप, जे कैप और के कैप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करता है, किसी पॉइंट की पोजीशन को फाइंड करता है, स्थिति को फाइंड करता है। तो यहाँ पर इस 3 डायमेंशनल फिगर में हम एक पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, और हम इस पॉइंट P की पोजीशन को फाइंड करेंगे इस 3 डायमेंशनल फिगर में। तो यहाँ पर इस पॉइंट P को हमने कंसिडर कर लिया, और हमने सपोज कर लिया कि इस जो पॉइंट P है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमारे हो गई एक्स वाई जेड। इसके जो निर्देशांक है वो उसको हमने एक्स वाई जेड कंसिडर कर लिया। अब हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, इसका पोजीशन फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन पॉइंट। हमें क्या करना है, इस पॉइंट P को हमने जो कंसिडर कर लिया है, जिसके निर्देशांक, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई जेड कंसिडर किए, इसी पॉइंट P की हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि अब ये जो पॉइंट P है वो हमारे इस ओरिजिन पॉइंट से कहाँ तक है, या ओरिजिन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति क्या है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन पॉइंट को इस पॉइंट P से कनेक्ट कर देंगे।
देखो हमने सबसे पहले क्या कर दिया था कि एक पॉइंट P स्पेस में कंसिडर कर लिया था यहाँ पर, जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने x y z कंसिडर कर लिए। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट P का पोजीशन फाइंड करना है, स्थिति फाइंड करनी है विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन पॉइंट को, मूल बिंदु को इस पॉइंट P से कनेक्ट कर देंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया था कि द पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर r, पोजीशन वेक्टर को, स्थिति सदिश को हम r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर इसको हम r वेक्टर लिख सकते हैं, है ना। O से P का जो हमारा जो डिफरेंस है, जो पोजीशन है, वो किससे रिप्रेजेंट होगा, वेक्टर r से। नाउ अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं x, y और z, है ना। 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे कंसिडर किए हैं जो पॉइंट P को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम वेक्टर r का इक्वेशन लिखे, वेक्टर r की इक्वेशन लिखे 3 डायमेंशनल में, तो कुछ इस प्रकार से हम लिखेंगे वेक्टर r इक्वल टू, देखो यहाँ पर पॉइंट्स कितने हैं, x, y और z, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स है, तो हम 3 डायमेंशनल इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर r के लिए। तो कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी x i कैप, देखो x डायरेक्शन इसका x कोऑर्डिनेट है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, x एक्सिस वाला। तो जैसा कि हमारा जो फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x है और उसका मैग्नीट्यूड भी x ही होगा, तो x और उसके साथ हम लिखेंगे उसकी डायरेक्शन i कैप, बीच में हम राइट डाउन करेंगे प्लस साइन। देन हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y है और उसकी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा j कैप है। और थर्ड जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो z है और उसकी जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वो k कैप है। तो 3 डायमेंशनल जो वेक्टर की जो इक्वेशन है उसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये हमारी हो गई 3 डायमेंशनल वेक्टर, जो पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे कंसिडर किया है उसी का ये 3 डायमेंशनल वेक्टर का जनरल फॉर्मूला हो गया। दिस और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सपोज करो हमने तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर को लिखा है ना, 3 डायमेंशनल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है कि इस पोजीशन वेक्टर का पोजीशन फाइंड करना है, मीन्स हमें इस P पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमें क्या करना है, इस P पॉइंट की पोजीशन फाइंड करनी है इस ओरिजिन पॉइंट से, कि यहाँ O पॉइंट से ये P पॉइंट कितना दूर है, इसकी पोजीशन हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा कि O से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। अब किसी भी वेक्टर का हम जो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं वो उस वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड से इंडिविजुअल जो कोऑर्डिनेट्स है उनका स्क्वायर करते हैं। तो जैसे कि हमें अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, परिमाण फाइंड करना है, परिमाण सदिश है ना, जिसको हम कहते हैं परिमाणी सदिश, परिणामी सदिश है ना, परिणामी सदिश अगर हमें ये निकालना है, या फिर हम जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड है ना, इंग्लिश में हम जिसको कहते हैं मैग्नीट्यूड, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को मॉड्यूलस में लिखेंगे है ना। सो मॉड्यूलस r इक्वल्स टू, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे और जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z, इनका स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। इस प्रकार से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर हमें x, y और z की वैल्यू दे रखी है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज दे रखी है, इन दैट केस हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और हम यहाँ पे O पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस P पॉइंट की पोजीशन को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हमें किसी पॉइंट किसी पॉइंट P की पोजीशन फाइंड करनी है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एक वेक्टर राइट डाउन करेंगे और वेक्टर को राइट डाउन करने के बाद उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वही मैग्नीट्यूड शो करेगा कि उस पॉइंट P की पोजीशन उस ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होने वाली है। तो इस प्रकार से हम पोजीशन वेक्टर को फाइंड करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में, विस्थापन सदिश के बारे में। तो हमारा जो सेकंड जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम कहते हैं विस्थापन सदिश। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। तो जैसा कि यह नाम से ही शो हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स डिस्प्लेस हो रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई फोर्स लग रहा है और कोई ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर
है ना। पोजीशन वेक्टर, दो पोजीशन वेक्टर का अगर हम डिफरेंस कर दें तो उसी को कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर दैट हैव द सेम ओरिजिन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर which has same origin point, है ना। दो पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस जिनका ओरिजिन पॉइंट क्या हो, सेम हो, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर इसको हम हिंदी में देखें तो दो स्थिति सदिशों के मध्य, आप साथ में राइट डाउन करते जाएं, दो स्थिति सदिशों के मध्य का अंतर जिनके मूल बिंदु समान हो या जिनके मूल बिंदु एक ही हो, ऐसे सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। दो स्थिति सदिशों के मध्य का अंतर जिनके मूल बिंदु एक ही हो, उस प्रकार के सदिश को विस्थापन सदिश कहते हैं। और द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशन वेक्टर विच हैज सेम ओरिजिन पॉइंट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब यहाँ पर जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा कि दोनों वेक्टर का जो ओरिजिन पॉइंट है वो सेम है, तो यहाँ पर हम डायग्राम कंसिडर कर लेते हैं और डायग्राम की हेल्प से यहाँ पर हम समझने वाले हैं। लेट अस कंसिडर, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब जैसा कि हमने कहा कि दोनों जो हमारे वेक्टर्स हैं उनका ओरिजिन सेम है। अब वेक्टर को कंसिडर करने के पहले हमें दो यहाँ पर पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दो पोजीशन वेक्टर को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है वो दो पोजीशन वेक्टर के बीच का है, दो स्थिति सदिश के मध्य का डिफरेंस है, उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कंसिडर कर लो कि हमारा जो पहला जो पोजीशन वेक्टर है उसके लिए एक पॉइंट ए है और वहाँ पे उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे x1, y1 और z1 है। ठीक है, ये पहले पोजीशन वेक्टर का हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो गए हमारे x1, y1 और z1, और दूसरा हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उनको हमने कंसिडर कर लिया x2, y2 एंड z2। तो ये हमारे दोनों पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट ए को भी कनेक्ट कर देंगे और इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट बी को भी कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि जैसा कि भी हमारे डेफिनेशन में कहा गया है कि दोनों जो पोजीशन वेक्टर है उनका जो ओरिजिन पॉइंट है, उनका जो मूल बिंदु है वो सेम है, ओरिजिन पॉइंट सेम है। और यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होने वाले वो होने वाले हमारे 0, 0, 0। अब दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिन पॉइंट सेम है, तो स्टार्टिंग में हुआ ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो पोजीशन वेक्टर हमारा हुआ है उसमें पोजीशन वेक्टर हमारा जो ए है उसके जो कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 हो गए, और पोजीशन वेक्टर बी के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए वो x2, y2, z2 हो गए। तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे वेक्टर r1 और इसको कंसिडर करेंगे वेक्टर r2। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर r1 हो गया और ये हमारा पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। ठीक है, अब हमें जो फाइंड करना है वो इन दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है, और वो हमारा डिफरेंस हम कंसिडर कर लेते हैं डेल्टा ऑफ आर वेक्टर, डेल्टा ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो पोजीशन वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है, ये जो हमारा डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा हो जाएगा डेल्टा ऑफ आर वेक्टर, और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे कंसिडर किया, दी वेक्टर r1 एंड वेक्टर r2 आर दी टू पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर r1 और r2 हमारे दो स्थिति सदिश हैं और हमारा जो विस्थापन सदिश है वो हमारा है डेल्टा r वेक्टर। ठीक है, तो डेल्टा r वेक्टर हमारा विस्थापन सदिश हो गया। अब हम देख पा रहे हैं कि वेक्टर जो है वो r1 से r2 तक डिस्प्लेस हुआ है ना। तो जैसा कि हमने कहा कि वेक्टर स्टार्टिंग में जो पॉइंट था, कोई स्पेस में एक पॉइंट कंसिडर किया था हमने, वो स्टार्टिंग में ए पॉइंट पर था और उसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 थी। अब क्या हुआ, इस ए कोऑर्डिनेट्स पर, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे, इस सिस्टम पर कोई फोर्स लगा, और फोर्स लगने के बाद ये जो ए पॉइंट है यहाँ से डिस्प्लेस होकर बी पॉइंट पर आ गया। मीन्स ए पॉइंट से एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। यहाँ पर हो क्या रहा है कि स्टार्टिंग में हमारा एक कोऑर्डिनेट था और कोऑर्डिनेट का हमारा जो एक पॉइंट था जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमारे x1, y1 और z1 थे, और जैसे ही हमने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर यहाँ फोर्स लगा तो ये सिस्टम यहाँ से डिस्प्लेस होकर बी पॉइंट पर आ गया और उसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 हो गए।
तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बनेगी, वेक्टर r1 उसमें अगर हम डेल्टा r वेक्टर ऐड कर दें, डेल्टा r वेक्टर, तो ये डिस्प्लेस होकर कहाँ पहुँच जाएगा, r2 पर, है ना। r1 से r2 बना जब उसमें डेल्टा r हमने ऐड किया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐड किया। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फाइंड करनी है। सो डेल्टा r इक्वल्स टू r2 माइनस r1। ओके, अब यहाँ पर जो पोजीशन हमारे जो वेक्टर्स हैं वो r1 की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी x1 i कैप प्लस x2 j कैप प्लस x3 k कैप, है ना। r1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो हम इन कोऑर्डिनेट्स x, y और z के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और r2 के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और z2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हमारा जो r2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। यहाँ पर x1 i कैप प्लस y1, सॉरी ये हमारा हो गया y1 j कैप और z1 k कैप, ये z1 है क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1। सो ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 और z2 है। सो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो ये हमारे दोनों हो गए पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों पोजीशन वेक्टर की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन बन जाएगी वो डेल्टा r कैप इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। नेक्स्ट इसमें होगा, अब यहाँ पर r2 की वैल्यू हमने पुट कर दिया, अब r1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो r1 की वैल्यू आ जाएगी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब हम क्या करेंगे, जो आई कैप वाली जो डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन वाले मीन्स एक्स एक्सिस वाले, वाई एक्सिस वाले और जेड एक्सिस वाले जो हमारे टर्म्स हैं उनको एक साथ हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप, यहाँ से x2 और ये माइनस का x1 आई कैप कॉमन ले लिया हमने, प्लस उसी प्रकार से y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो ये हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिजल्टेंट हो गया। अगर हमें इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज पता है तो हम इस पोजीशन वेक्टर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने पोजीशन वेक्टर में मैग्नीट्यूड फाइंड किया था, कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो हम इसको मॉड्यूलस में राइट डाउन करेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो इंडिविजुअल उनके जो मैग्नीट्यूड से कोऑर्डिनेट्स की उनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे, देन x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, तो कुछ इस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। If you face any kind of doubt regarding the position and displacement vector, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our upcoming lecture. In our upcoming lecture, we will discuss about the types of vector. Thank you.